सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर नवदीप और आप सबका स्वागत है प्राइम लर्निंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में जो प्रीवियस 3 लेक्चर में हमारे जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं उनमें उनके बेस पे जो भी पीवाईक्यू आए हैं आपके सीएसआईआर नेट एग्जाम में और जो भी मोस्ट प्रोबेबल पीवाईक्यू हैं वो इन्हीं के बेस पे होंगे। तो बेसिकली उनको आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2016 के जून में पार्ट बी में आया था, क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिपेंड अपॉन देयर इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। की जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो डिपेंड करती है उनकी अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ। सो 4 गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन कौन सी 4 गैसेस दी गई हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया आर डिजॉल्व इन वाटर। इन गैसेस को क्या किया? वाटर में डिजॉल्व किया गया एट, आप मान सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी किसकी वाटर में ज्यादा होगी इन गैसेस में से। तो कौन कौन सी गैसेस है? एक तो है आपके पास CO2, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है अमोनिया। तो आप जब भी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी कि अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो इनके भी जो अट्रैक्शंस हैं, जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की, वो ज़्यादा होगी। तो पोलैरिटी क्या होगी? पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया? जो है मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा। मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा तो पानी में ज़्यादा डिजॉल्व करेगा। तो जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन। टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो बेसिकली सल्फर का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है NH3 है, यहाँ नाइट्रोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अमोनिया ज़्यादा सॉल्युबल होगी वाटर में। जैसे आपका अमोनिया है NH3, अगर इसको हम वाटर में ऐड करते हैं देन दिस विल मेक NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। SO2 को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं देन दिस विल गिव H2SO4। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमोनिया सॉल्युबल है। उसके बाद कौन सी सॉल्युबल है हमारे पास? SO2, क्योंकि ये भी क्या है? पोलर है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, मतलब ओवरऑल इसका जब नेट डाइपोल देखते हैं तो ये नेट डाइपोल इसका 0 हो जाता है। तो उसकी वजह से ये नॉन पोलर में काउंट होता है। लेकिन जब फिर भी ये वाटर में डिसॉल्व करता है कुछ हद तक, जैसे CO2 को वाटर में डालेंगे देन दिस विल गिव राइज टू H2CO3। सो SO2 के बाद किसकी सॉल्युबिलिटी आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और सबसे कम वाटर में सॉल्युबल कौन सी है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जो कि दिसंबर 2019 पार्ट सी में आया था। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द बायोफिजिकल केमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो क्या क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ए है व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीज है वो इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ पार्टिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू व्हिच द सॉल्यूट डिसोशिएट्स एंड डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट। कहने का क्या मतलब है कि जब भी किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उससे इंडिपेंडेंट होगा। जो सॉल्यूट डिसोशिएट करेगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोशिएट करेगा, दैट इज आपका, आपने एक प्रीवियस जो आपकी वीडियो है उसमें पढ़ा था वीडियो लेक्चर में, व्हाट इज बेंटहोफ फैक्टर। तो उस पर तो डिपेंड करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट इससे उल्टा बोल रहा है तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है TB है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंटहोफ फैक्टर एंड देयर इज अ कांस्टेंट दैट इज KB एंड मोलाइट दैट इज कंसंट्रेशन मोलारिटी। तो ये तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन टू एटम्स आर लिंक्ड बाय अ कोवलेंट बॉन्ड। जब भी कोई दो एटम कोवलेंट बॉन्ड से लिंक करते हैं तो उनके बीच में वंडरवॉल इंटरेक्शंस जो होती हैं मेजोर सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं बॉन्ड एनर्जी में। तो दोस्तों ये गलत है। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं आपके,
ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तभी आपके क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन वंडरवॉल इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती इसमें, तो मैक्सिमम जो बॉन्ड एनर्जी आती है आपकी कोवलेंट बॉन्ड में वो आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आती है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, इसमें वंडरवॉल का कोई रोल नहीं है। स्टेटमेंट सी है, इफ अ प्लॉट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज नॉट लीनियर। क्या कह रहे हैं कि इफ अ प्लॉट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज नॉट लीनियर, अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस उसका टाइम का अगर प्लॉट करते हैं, अगर वो लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर है, जब उस रिएक्टेंट का व्हाट अ प्लॉट ऑफ इनवर्स रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इनवर्स ले लेंगे, then the plot between the inverse of reactant concentration versus time is linear. This reaction is second order. तो इसको चलो एक बार समझ लेते हैं कि इसमें कहने की क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सो बेसिकली एक प्लॉट यहाँ पे ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन ले लेंगे रिएक्टेंट की। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम देखें इनिशियली तो ज़्यादा होगी, और धीरे 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 ओवर द टाइम जब ये रिएक्टेंट जो है ए अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी रिएक्टेंट की, ए की। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, नॉट लीनियर, दिस विल बी अ नॉट लीनियर ग्राफ। लेकिन जब हम इसकी कंसंट्रेशन को मान लें इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि हम वाई एक्सिस पे 1 द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम लेते हैं, देन द ग्राफ विल बी लीनियर, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो विद टाइम बढ़ेगा अगर इसको रेसिप्रोकल में ले रहे हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी है। फॉर आप मान लो कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ए नॉट, दैट इज 1 मोलर, अगर वो है 1 मोलर, ठीक है, और 1 मोलर से सपोज करो वो कुछ टाइम बाद एट टाइम t1 वो कितनी रहेगी, हाफ रहेगी, 0.5 रहेगी। अगर T2 में बात करें तो 0.5 फिर से ये और प्रोडक्ट बनाता गया तो कितनी कंसंट्रेशन रहेगी फिर जो रिएक्टेंट की है, 0.5 मोलर रहेगी, बाकी कंसंट्रेशन का क्या हुआ, वो प्रोडक्ट बन गई। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लें, सपोज करो 0.5 का रेसिप्रोकल लें 1/0.5, तो ये हमारा लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी 2। और अगर रेसिप्रोकल 0.25 अपॉन सॉरी 1/0.25 मोलर ले तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4। और इनिशियल कंसंट्रेशन थी 1 मोलर, तो 1/1 यानी कि 1। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे 4 होगी, यानी कि रेसिप्रोकल जो क्या है जब कंसंट्रेशन का ले रहे हैं तो प्लॉट जो जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है और वो प्लॉट है वो हमारे पास लीनियर प्लॉट आ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है कि इफ अ प्लॉट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज नॉट लीनियर, कि नॉट लीनियर प्लॉट था पहले इनिशियली, बट जब उसकी रिएक्टेंट की इनवर्स कंसंट्रेशन ली वर्सेस टाइम तो उसका प्लॉट कैसा आ गया, तो लीनियर आ गया। तो सही बात है कि हमारे पास यहाँ लीनियर प्लॉट आ रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बेसिकली यहाँ आपको सिंपली मैं बता देता हूँ कि जो आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की होती हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर बेसिकली एक्सप्रेशन रहता है रिएक्शन के लिए, दैट इज 1/A, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1/A नॉट द इनिशियल कंसंट्रेशन प्लस KT आर कांस्टेंट। तो ये है y इज इक्वल टू C प्लस mx। तो y पे क्या आ रहा है, y एक्सिस पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिया था, y एक्सिस पे हमने जो है कंसंट्रेशन रेसिप्रोकल में ली थी, और जो आपकी x एक्सिस है उस पर टाइम लिया था, ये है x एक्सिस पे टाइम, और जो m है डेट इज स्लोप, ठीक है, यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, और c जो है आपका, c है आपका इंटरसेप्ट। तो आपका स्लोप है m इज इक्वल टू k और इंटरसेप्ट इज आपका, जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा डेट इज आपका 1/A इनिशियल। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, ग्लूकोज, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय एनालाइजिंग देयर यूवी स्पेक्ट्रम बाय इक्विमोलर कंसंट्रेशन। तो दोस्तों ये भी सही बात है कि जो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं और उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो यूवी स्पेक्ट्रम है, जो वो स्पेक्ट्रम देंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम देंगे। उनका एब्जॉर्बेंस की वेवलेंथ, लैम्बडा एब्जॉर्प्शन और लैम्बडा एमिशन अलग अलग होगा।
तो इसका एक ऑर्डर है जो आप याद रख सकते हैं, आपको एग्जाम में काम आएगा, दैट इज WYF। तो सबसे ज्यादा W फॉर ट्रिप्टोफैन, W किसका सिंपल है, ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन का सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। देन Y इज टाइरोसिन, टाइरोसिन का उससे कम होगा, और सबसे कम किसका होगा, फिनाइल एनालिन, F फॉर फिनाइल एलानिन, ठीक है। और ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो 280 पे बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पे, या कोई स्पेक्ट्रम नहीं भी देगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें ट्रिप्टोफैन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद टाइरोसिन का होगा, और ग्लूकोज का सबसे बहुत ही लोवेस्ट होगा, बहुत ही माइन्यूट होगा। तो जो हमारी ए बी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, और सी और डी ट्रू हो जाती है। तो इसके हिसाब से हमारा ओनली सी एंड डी ट्रू है। तो हमें क्या पूछा है, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, सो कॉम्बिनेशन सी एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जून 2023 पार्ट, जून 2023 का पार्ट बी का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड, की 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ 1000 ग्लूकोज यूनिट हैज द सेम इफेक्ट ऑन ऑस्मोलैरिटी ऑफ दैट। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो आपकी जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो 4 हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी जो थी वो भी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, आई पे, वेंट हॉफ फैक्टर पे, यानी कि कोई मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है ऑन डिसोल्यूशन इन द सॉल्वेंट, तो उसके ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे केमिकल स्पीसीज नहीं देखते कि किस तरह से उनका केमिकल नेचर है, यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें बोला गया है कि एक पॉलीसेक्राइड है, और उस पॉलीसेक्राइड में 1000 ग्लूकोज आपस में लिंक है। तो पॉलीसेक्राइड की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे से ये ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट्स लिंक है, एक ग्लूकोज ऐसे लाइन में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये लिंक है, ठीक है। अब ये सिंगल पार्टिकल ट्रीट होगा, ये मान लो एन कितने हैं, नंबर ऑफ इसमें मोनोमर्स यानी कि ग्लूकोज कितने हैं, दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 1000। तो ये सिंगल पार्टिकल काउंट होगा, तो इसका आई कितना होगा, इसका आई होगा 1। सो 1000 ग्लूकोज यूनिट्स गिव आई ऑफ 1, दैट इज 1 पार्टिकल, दैट इज 1 पार्टिकल, बिकॉज इट इज अ 1 पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल। सो ये ऑस्मोलैरिटी पे सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओनली वाई 1 ऑस्मोटिक पार्टिकल, ठीक है। एक ही पार्टिकल होगा जो कि इसकी ऑस्मोलैरिटी के ऊपर असर डालेगा, तो ऑस्मोलैरिटी कम रहेगी बेसिकली, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हमने बेसिकली कंपेयर करना है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक पॉलीसेकेराइड के पार्टिकल से, जो कि 1000 ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ है, और बताना है कि गिवन मास, बेसिकली आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता ही है कि जो गिवन मास है, कि कितना गिवन मास है हमारे पास। तो हमारे पास जो 1000 जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, 1000 मॉलिक्यूल हैं इस पॉलीसेकेराइड में। अगर इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से क्यों, क्योंकि एक ग्लूकोज का, एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180। तो टोटल इस पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना आ गया, 180 आगे 3 जीरो, ठीक है। 1,80,000 के आसपास हमारा इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया इस पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल का। अब इसका 1 ग्राम जो पॉलीसेकेराइड है, 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड है, उसमें कितने मोल्स होंगे ये पूछा गया है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1,80,000, तो इतने मोल ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड में इतने मोल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड होंगे, ठीक है। अब हमें क्या पूछना है कि अगर 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड में, जो आपके क्वेश्चन में है, 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड में कितने मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास, 1,00,000, 1 डिवाइडेड बाय 1,80,000, ठीक है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर 180 ग्राम पर मोल जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स होंगे, 1 मोल होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि, हाँ, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास, कि कितने, हमें कैलकुलेट करना है कि कितने मोलर मास में, कितने ग्लूकोज के मास में दिस मच ऑफ पार्टिकल्स होंगे।
इक्विवेलेंट टू पॉलीसेकेराइड होंगे। तो इसके लिए हमें जितने पॉलीसेकेराइड के मोल्स हैं 1 डिवाइडेड बाय 1,80,000 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय हमें ग्लूकोज के मोलिकुलर वेट से 180, सो 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 180, सो आपके पास कितना आ गया ये 1 अपॉन 100, और 1 अपॉन 100 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 अपॉन 100 इज 0.001, और जो आपका 0.001 है इसको कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻3, और 10⁻⁻3 आपने पिछले कल कन्वर्जन फॉर्मूला भी पढ़ा था, तो 10⁻⁻, ये इतना ग्राम आया, तो 10⁻³ क्या होता है, डेट इज मिलीग्राम, so we can also write 1 milligram, that is 1 milligram is equal to 10 into 10⁻⁻3, so 1 मिलीग्राम हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 1 मिलीग्राम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर समझ नहीं आया हो तो 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ 1000 ग्लूकोज यूनिट, की 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड में इतनी जो है ग्लूकोज की यूनिट है, पर ये पार्टिकल एक ही है। सो सेम इफेक्ट हैज द सेम इफेक्ट ऑन ऑस्मोलैरिटी ऑफ 1 mg ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया अभी कि 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड में जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स 1 मिलीग्राम ग्लूकोज में होंगे, तो उसकी वजह से क्या आएगा, सेम इफेक्ट आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेकेराइड लगभग इज इक्वल टू 1 mg ऑफ फ्री ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दिसंबर 2015 पार्ट बी का। द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 मोलर Na2HPO4 पॉजिटिव सॉल्यूशन विल बी। हमें पूछना है कि आयनिक स्ट्रेंथ कितनी होगी 0.2 मोलर Na2HPO4 सॉल्यूशन की। आपको आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ I इज इक्वल टू हाफ समिशन ऑफ CI और ZI स्क्वायर। Z क्या है, चार्ज का स्क्वायर करना है ताकि वैल्यू पॉजिटिव में जाए। C क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ठीक है, और हाफ और समिशन है इनका। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका Na2HPO4 है वो डिसोशिएट करेगा वाटर में 2Na पॉजिटिव, वाटर के कितने देगा, इस पे देखिए 2Na पॉजिटिव दे रहा है, प्लस HPO4 2 नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HPO4 2 नेगेटिव और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na पॉजिटिव वाटर में डिसोशिएट करने के बाद। और इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी दी है इस कंपाउंड की, 0.2 मोलर इसकी हमारे पास क्या दी है, कंसंट्रेशन देकर रखी है। अब Na की कंसंट्रेशन इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, Na की कंसंट्रेशन कितनी है। सो Na की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, और 0.2 जो है इसकी कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, हमारे पास ये आ जाएगी 0.4 मोलर, 0.4 मोलर। इसी तरह से अगर हम HPO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये 1 ही मॉलिक्यूल है और 0.2, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.2 मोलर। अब इसके आगे हमने सॉल्व करना है इसको सिंपल इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के, I इज इक्वल टू हाफ सबमिशन ऑफ CI ZI स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू हाफ, और आपका आ गया 0.4 मोलर कंसंट्रेशन आ गई क्योंकि 2 Na पॉजिटिव थे, प्लस चार्ज कितना है, एक का 1 चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव, और इसमें 0.2 मोलर जो कंसंट्रेशन थी वो H3PO4 की थी, कितनी थी, HPO4 2 नेगेटिव की कितनी थी 0.2, तो 0.2 यहाँ पुट कर दिया, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो इसका ऊपर चार्ज है -2 का, तो -2 का स्क्वायर। अब I इज इक्वल टू हाफ 0.4 प्लस 0.2 इंटू 4, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 है, I इज इक्वल टू हाफ, ये आपका 0.4 प्लस ये टू द 8, 0.8, सो I आपका कितना आ जाएगा हाफ, और ये आ गया आपका 8 1.2,
तो 1.2 का हाफ कर देंगे, देन इट विल कम आउट टू 0.6 मोलर। 0.6 मोलर। तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 0.6 मोलर। तो इसमें हमारा आंसर क्या जाएगा? 0.6 मोलर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जून 2025 का पार्ट सी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? अ कैनोनिकल वाटसन क्रिक जीसी बेस पेयर इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एक वाटसन क्रिक मॉडल है उसमें जी और सी जो बेस है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो दे आर स्टेबलाइज्ड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फॉर्म्ड बिटवीन द डोनर। वो किसके बीच में बनते हैं? एक डोनर एटम के बीच बनते हैं, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है? चार्ज दिया गया है डोनर के ऊपर, और देयर इज एन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया गया है 0.35 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली दीज आर चार्जेस। डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक्सेप्टर हैज लोन पेयर्स एंड दैट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है ना। लोकेटेड एट अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे लोकेट कर रहे हैं? हमारे पास रेडियस दिया है 2.9 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 2.9 आर्मस्ट्रॉन्ग को आप नैनोमीटर में लिख सकते हैं। अगर आपको कन्वर्जन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास 2.9 आंगस्ट्रॉन्ग है, तो 2.9 आंगस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? 2.9 इंटू 10⁻⁻ -10 मीटर। इसको कन्वर्ट करना है अपने नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर कितना मीटर होता है? दैट इज 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। जब इनको इक्वेट करेंगे तो वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू नैनोमीटर। तो 2.9 इंटू 10⁻⁻10, और ये इस साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻9। तो 2.9 इंटू 10⁻⁻1 डेट गिव राइज टू 29 अपॉन एक जीरो, इसका एक जीरो यहाँ का, तो दैट गिव्स टू यू 0.29 नैनोमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने आ गए आपके? 0.29 नैनोमीटर आ गए। तो ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो हम कहाँ थे? हमारे पास वाटसन की एक मॉडल है जिसमें जी सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज किए जाते हैं, और उनके चार्जेस हमें दे रखे हैं, और डोनर और एक्सेप्टर एटम्स के चार्जेस दे रखे हैं, और डिस्टेंस भी हमें एंगस्ट्रॉम में दिया है जो हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अज्यूम दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया है कि डीएनए के कोर में, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डीएनए के कोर में दैट इज 4। एंड वाटर, अगर वाटर में कितना है? 78.5। ये वैल्यूज हमें गिवन है। Which of the following options correctly represent the total difference in electrostatic interaction energy for the hydrogen bonds when buried in the DNA core versus fully exposed to solvent? Fully exposed to solvent मतलब वाटर। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये हमें क्या पूछ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? एनर्जी। क्या पूछ रहा है? एनर्जी। तो ये पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी होगी इन इंट्रैक्शंस में। एक तो किस कंडीशन में? डीएनए के कोर में, जिसमें कि डी की वैल्यू 4 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है, और एक्वस एनवायरनमेंट में जिसमें वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 80 के करीब है। तो इसी के बेस पे हमें कैलकुलेशन करना रहेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता होगा एनर्जी का एक्सप्रेशन E दैट इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, Q1 Q2 आर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड D इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको एप्सिलॉन लिख लो, एप्सिलॉन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू रेडियस। तो बेसिकली इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें अब वैल्यूज पुट कर देनी है जो भी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। Q1 Q2 का हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। Q1 Q2 को यहाँ से इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? तो Q1 हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव 0.25, ठीक है, और दूसरा चार्ज हमारे पास माइनस 0.35, ठीक है। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास? दैट इज माइनस 0.0875, ठीक है। ये हमारे पास चार्जेस Q1 Q2 प्रोडक्ट आ गया। अब हम आगे इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि नेगेटिव जो आ रहा है हमारे पास Q1 Q2, नेगेटिव का मीनिंग जो हमने वंडरवॉल अट्रैक्शन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हमने जब एक ग्राफ पढ़ा था, आपको पता होगा कॉन्टैक्ट वंडरवॉल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस का, तो उसमें पता है आपको कि ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है अट्रैक्शन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्शन को। तो चलिए इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। सबसे पहले केस में, केस 1 है हमारे पास D4 दैट इज कोर ऑफ डीएनए, को डीएनए कोर डीएनए, ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हम कर देंगे पुट 4 जो कि कम है। तो एनर्जी इन द कोर ऑफ डीएनए इज 1389 जो हमारे पास है कांस्टेंट की वैल्यू है के की, और ये जो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट है Q1 Q2 का, दैट इज नेगेटिव 0.0875, और इसको हम डिवाइड कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 4, एंड हमारे पास जो रेडियस है इन नैनोमीटर दैट इज 0.29 नैनोमीटर। तो इसको सॉल्व करके जो आपका एनर्जी है डीएनए के कोर में वो कितनी आ जाएगी लगभग, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एग्जामिनेशन में आपके पास कैलकुलेटर होता है, तो ये आ जाएगी नेगेटिव 104.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो डीएनए के कोर में हमारे पास क्या एनर्जी आ गई, एनर्जी ई डीएनए कितनी आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की, दैट इज नेगेटिव 104.7। इसके बाद हम, ठीक है, ये एनर्जी जो है ये ध्यान रखना है, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपको पता है जीसी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये है फॉर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड इन कोर ऑफ डीएनए। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एनर्जी इन द एक्वस एनवायरनमेंट दैट इज वाटर। तो एक्वस एनवायरनमेंट में हमको सिर्फ डी की वैल्यू पुट करनी है कितनी, 80, यानी कि टू बी प्रिसाइज 78.5, और आर हमारा है 0.29, और के हमारे पास कांस्टेंट कितना गिवन था 1389, और जो हमने Q1 Q2 का प्रोडक्ट निकाला था दैट इज नेगेटिव 0.0875। ठीक है, तो हमारे पास ई एक्वस एनवायरनमेंट में वाटर में कितना आ जाएगा एनर्जी, वो हमारे पास लगभग आ जाएगा -5.338 किलो जूल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों एनर्जीज को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमको बेसिकली डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, सो क्वेश्चन एक बार देख लो कि यहाँ से पे क्या पूछा है। फॉर द ऑल हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए, तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए पूछा है कि व्हेन बरीड इन डीएनए कोर वर्सेस बरीड इन सॉल्यूशन, इनके बीच में टोटल डिफरेंस पूछा गया है। तो अब हमने कैलकुलेशन जो की सिंगल बॉन्ड्स के लिए की, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड के लिए हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो कैसे करेंगे, अब हम ले लेंगे एनर्जी डिफरेंस, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में एनर्जी डिफरेंस ले लेंगे। एनर्जी डिफरेंस में लिए के लिए हमें जो एनर्जी जो है जो आपकी एक्वस एनवायरनमेंट में है और जो आपकी कोर में है उसको उसको माइनस करेंगे। तो कोर में है आपकी नेगेटिव 104.7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेगेटिव 104.7 माइनस माइनस कितना माइनस करना है, ये वैल्यू है -5.338 जो है एक्वस में वैल्यू है। तो इसका डेल्टा ई, इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेट कम्स टू बी अराउंड 99.4 नेगेटिव। तो नेगेटिव 99.4, नेगेटिव साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन, नेगेटिव साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन। अब यही हमने 3 बॉन्ड के लिए फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, 99.4 को, ये तो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमारे पास डिफरेंस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से फॉर द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि जी हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद सी। सो 99.4 ये आपके पास आ जाएगा -99.4 इंटू 3, ये आपके पास लगभग आ जाएगा 298 किलो जूल पर मोल। सो आपके ऑप्शन में -298.3 किलो जूल, ये ऑप्शन 1 आपके पास ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिसंबर 2024 पार्ट बी का। तो इसमें क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्फ सीलिंग नेचर ऑफ द रप्चर्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ सीलिंग नेचर को एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो 1 बाय 1 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है द एम्पीपैथिक कैरेक्टर ऑफ लिपिड। अब जो लिपिड है वो एम्पीपैथिक होते हैं, उसमें पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। तो ऑब्वियसली ये हेल्प करता है सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये खुद को असेंबल कर लेते हैं, जो टेल्स हैं वो खुद को असेंबल कर लेती हैं आउटसाइड द एक्वस एनवायरनमेंट, तो ये एग्रीगेट कर देती हैं, क्लम्प टुगेदर कर जाती हैं। और
जो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड है, ठीक है, वो आउटसाइड रहता है वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो इनसाइड रहती हैं ताकि वो कम से कम वाटर के साथ इंटरेक्ट करें। तो ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 1 ठीक हो जाता है। ऑप्शन 2 है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल। अब जो आपके पास जो है इसमें नॉट पूछा गया है, ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है? तो पहला ठीक है। दूसरा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन लिपिड। तो जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर वो होती है, ऑब्वियसली सबसे बड़ी मेजर कंट्रीब्यूट कौन करती है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तभी तो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है लिपिड्स की वो एग्रीगेट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास ठीक होता है। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द हेड ग्रुप ऑफ द लिपिड एंड वाटर। तो आपका हेड है, ठीक है, उसमें ग्लिसरॉल का हेड है, साथ में और पोलर मोइटीज लगी हुई हैं, पोलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि तभी तो वाटर की तरफ अपना फेस करता है। इट फेसेस द वाटर एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो ये ऑप्शन भी आपके पास ठीक हो जाता है। जो आपका लास्ट ऑप्शन है कोवलेंट इंटरेक्शन अमंग लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये जो क्या करते हैं आपस में कोवलेंटली इंटरेक्ट नहीं करते, देर आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अपने आप में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बेसिकली वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल फॉर्म अटेन कर रहे हैं, जिसमें थर्मोडाइनमिकली वो एक स्टेबल फॉर्म में रहे, जहाँ पे जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव रहे, है ना। तो वो डिसऑर्डर जो पैदा कर रहे हैं वाटर के केस में, अगर वो बिखरे बिखरे रहेंगे तो वाटर ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेगा उनके अराउंड, लिपिड्स के अराउंड। तो इसलिए सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो कोवलेंट इंटरेक्शन जो ये टेल है आपस में कोवलेंट्री, ये एक इसकी टेल इससे कोवलेंट्री इंटरेक्ट नहीं करती है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो हमारे पास नॉट पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। आंसर इज डी। अगला स्लाइड देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 पार्ट बी में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्राइमरली कंट्रीब्यूट द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। इनमें से कौन सी जो इंटरेक्शन है जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करती है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम आपको पता है, जब भी आप डीएनए की पैकेजिंग पढ़ते हैं तो उसमें आप न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें कि हिस्टोन्स होते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ, डीएनए के साथ। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बिटवीन डीएनए बेस पेयर ए टी जी सी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो किसके साथ पेयर करते हैं? सीरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है, अमाइनो एसिड्स के साथ। इन अमाइनो एसिड्स के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं रेजिड्यूज ऑफ हिस्टोन। जो ये रेजिड्यूज है हिस्टोन्स पे पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स पे पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, हिस्टोन्स में ये वाले रेजिड्यूज तो इंटरेक्ट नहीं करते, ये तो ऑप्शन ए है गलत। ऑप्शन बी है वंडरवॉल इंटरेक्शंस। वंडरवॉल इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए बेस पेयर एंड हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज ऑफ हिस्टोन। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती हैं डीएनए बेस पेयर में और हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज होते हैं हिस्टोन पे, ऐसा तो आप हमने कभी नहीं पढ़ा। तो ये ऑप्शन भी है गलत। ऑप्शन सी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द डीएनए फॉस्फेट बैकबोन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन द डीएनए फॉस्फेट बैकबोन पे एंड द मेन चेन एटम्स ऑफ हिस्टोन। जो मेन चेन एटम ऑफ हिस्टोन, ये तो क्या बात हुई भाई, ये तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो आपने पढ़ी है बिटवीन द टू अपोजिट ये चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, है ना, स्पीसीज, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन्वॉल्विंग द डीएनए फॉस्फेट बैकबोन। हाँ, डीएनए जो फॉस्फेट बैकबोन है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन द लाइसिन रेजिड्यू ऑफ हिस्टोन, ठीक है। लाइसिन रेजिड्यू जो हिस्टोन्स पे है, लाइसिन है पॉजिटिव अमाइनो एसिड, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड। तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट है डीएनए का वो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बेसिकली जो डीएनए है, डीएनए के जो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप है दोज इंटरेक्ट विद द positively charged residues of अमाइनो एसिड, कौन कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है जून 2023 पार्ट बी में आया है कि इन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ टाइप डी एच एंड ए, डी है डोनर, एच है हाइड्रोजन और डॉटर डॉटर लाइन क्या बता रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए है एक्सेप्टर। इसको आपको पता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का ये जनरल स्ट्रक्चर है। अगर आपको नहीं पता तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो वेयर डी एच इज अ वीकली एसिड, यहाँ पे डी एच क्या है? एक वीक एसिड डोनर ग्रुप है। और ए क्या है? लोन पेयर वीरिंग, जिसके पास लोन पेयर है वो एक ऐसा
लोन पेयर वेरिंग एक्सेप्टर एटम है। तो हमें पूछ रहे हैं कि डी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है इन ऑप्शन में से। तो इन ऑप्शन में से 1.5 द टाइम ऑफ सम ऑफ द वंडरवॉल रेडियाई, इसका हाफ, इन दोनों का वंडरवॉल रेडियाई का क्या करेंगे, सम करेंगे, उसका हाफ करेंगे, नहीं ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू द सम ऑफ द वंडरवॉल रेडियाई, इक्वल ऑफ वंडरवॉल रेडियाई के नहीं होगा बराबर। लेस देन द सम ऑफ द वंडरवॉल रेडियाई, लेस देन हो सकता है वंडरवॉल के रेडियाई के, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। ट्वाइस द सम ऑफ वंडरवॉल रेडियाई ऑफ ए एंड बी, ऐसा बोल रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी कैसे करेक्ट है, आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है कॉन्सेप्ट वंडरवॉल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस। तो जब भी कोई दो एटम स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से कितना अप्रोक्सीमेटली सम ऑफ देयर वंडरवॉल रेडियाई, जो उनकी वंडरवॉल रेडियाई का सम है उससे ज्यादा करीब नहीं आ सकते, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द वंडरवॉल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस, वो जब एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों की जो वंडरवॉल रेडियाई का सम है उससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते, आएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दिसंबर 2019 पार्ट बी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो टू अपोजिट चार्जेस में जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो दो अपोजिट चार्जेस सेपरेट किए गए हैं 3 आर्मस्ट्रॉन्ग से। 3 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि उनके बीच जो क्या है डिस्टेंस है, रेडियस है। तो इसको जब नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.3 नैनोमीटर in so the interaction energy between the two opposite charges separated by radius 3 आर्मस्ट्रॉन्ग in वैक्यूम में कितना है उनके बीच में वो एनर्जी का इंटरेक्शन, that is -500 किलोजूल, नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द अट्रैक्शन पर मोल। द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस इन वाटर, अब वाटर में कितनी होगी, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो वैक्यूम है, जो आपका वैक्यूम है, ठीक है, जहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे आपका लगभग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन कितना होता है, 1 होता है। और आपको पता है वाटर का लगभग कितना होता है, 78.5, यानी कि लगभग 80 मान लो आप, कितना होता है प्योर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 78.5। तो इसके बेस पे ये हमें पूछ रहा है कि अगर वो वैक्यूम का हमको देके रखा है उन्होंने एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी वैक्यूम का हमको देके रखा है -500 किलो जूल। अब हमको पूछ रहा है एनर्जी इन H2O एक्वस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली आपको पता है एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू के कांस्टेंट, Q1 चार्ज 1, Q2 चार्ज 2, और इनके बीच में रेडियस और मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए जब वैक्यूम का कैलकुलेट किया है तो K, Q1, Q2, R ये तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, ये तो सेम वैल्यू रहेगी इन चार्जेस के लिए, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी कि एप्साइलम यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर के केस में चेंज होगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है डेट इज -500 किलो जूल, इसको डिवाइड कर देना है हमको 80 से, यानी कि टोटल एग्जैक्टली जो प्रिसाइजली हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 80 से। तो हमारे पास एप्सिलम ऑफ H2O सॉरी एनर्जी ऑफ H2O कितना आ जाएगा, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा -500 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कट गया, एंड दिस कम्स टू अराउंड 648.25 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको शायद दिखा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है, K1, Q1, Q2, R तो हमारे पास ऑलरेडी सेम रहेगा, और यहाँ पे 1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। तो हम सीधा ही -500 कैलकुलेशन बड़ी ना करके, और हमें बाकी वैल्यूज गिवन भी नहीं है तभी, क्योंकि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो हम सीधा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 80 वाटर के केस में, तो 0 से 0 कट गया और आपका एप्सिलॉन कितना आ गया, -6.2, ठीक है, किलो जूल पर मोल के लगभग ये आ गया। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी -6 किलो जूल पर मोल करेक्ट हो जाता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दिसंबर 2025 पार्ट बी में आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। कोई एक बैक्टीरिया है, उसमें सिर्फ मान लो एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है, और उस डीएनए मॉलिक्यूल में कितने बेस पेयर हैं, 10⁻⁹ बेस पेयर है। इतना लंबा ये है डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में कितने मोल्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होंगे उस बैक्टीरिया में जिसमें सिर्फ एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है, जो कि जिसमें कि 10⁻⁹ बेस पेयर है। तो बेसिकली एक सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन आप पिछले कल वाले लेक्चर वाले जो मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में आपको एक एनालॉजी बताई है कि जैसे सपोज करो एक 10⁻⁹ क्या पास है, 9 क्या है आपके पास, इतने ज्यादा आपके पास बनानाज है। इतने बनानाज में आपके पास कितने दर्जन बनाना होंगे, नंबर ऑफ बनाना कितने, 10⁻⁹। इसमें कितने नंबर ऑफ कितने दर्जन बनाना होंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे आप 12 से। तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एक 10⁻⁹ आपके पास बेस पेयर का डीएनए है, तो 10⁻⁹ को किससे डिवाइड कर देंगे आप, एवोगाड्रो नंबर से, जो कि हमारे पास गिवन है 6 × 10⁻23। अब इसको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10⁻9 और 10⁻23 ऊपर जाके 10⁻⁻23 हो जाएगा। तो 10⁻9 × 10⁻⁻23 और डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा, -23 और +9, तो -23 +9, तो ये 23 में से 9 गए तो कितना आ गया, 10⁻⁻14 और डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक हो जाता है, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 6, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1/6 आप ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। तो यहाँ पे 1/6 × 10⁻⁻14, ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 11, दिसंबर 2018 पार्ट सी में क्वेश्चन आया हुआ है। सो क्वेश्चन क्या है कि मैच द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद द अप्रोक्सीमेट एनर्जी। ये हमारे पास कुछ बॉन्ड्स देके रखे हैं और इनको हमने क्या करना है, मैच करना है उनकी एनर्जी के साथ। सो बेसिकली आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा है कि प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज याद नहीं रखनी होती है, आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 1 पे कौन आ गया भाई, कोवलेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपके सबसे वीक लिख लेते हैं, 2 और 3 खाली रख देते हैं, चलो आपको ये भी भूल गया एग्जाम में, लेकिन आपको सबसे वीक तो पता है कि वंडर वॉल होते हैं। सबसे वीक कौन से होते हैं, वंडर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है, वंडर वॉल्स फोर्सेस। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट, उससे कम वंडर वॉल, तो सेकंड पे कौन सा आएगा, सेकंड पे आएंगे आपके आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स जिसकी हमने कैलकुलेशन भी कर ली एनर्जी की, एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R एप्सिलॉन, ठीक है। तीसरे पे कौन से आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तीसरे पे क्यों आएंगे, आपको लॉजिक पता है कि ये भी लगभग इसमें 10% करेक्टर जो होता है क्या रहेगा आपके पास, कोवलेंट करेक्टर रहेगा, और बाकी मेजोरिटी 80-90% करेक्टर आयनिक करेक्टर ही है, और ये वीक बॉन्ड ही है। तो अब यहाँ पे इनको मैच कर देते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू है 80 किलो कैलोरी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई है, तो ये होगी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की। सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, वंडरवॉल की, तो सबसे कम वैल्यू यहाँ पे दी गई है 0.5 किलो कैलोरी, तो 0.5 किलो कैलोरी किसकी होगी, वंडरवॉल फोर्सेस की, ठीक है। और आयनिक क्या रहेगी दूसरे पे, तो डी का क्या आ जाएगा हमारे पास 40 किलो कैलोरी। अब हमारे पास बचा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की कितने आ जाएगा हमारे पास, लगभग 40 किलो कैलोरी। तो आपको पता ही होगा कि जो है वंडर वॉल जो है सबसे वीकेस्ट है, उससे कम वीक हाइड्रोजन है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपको ऑर्डर याद होगा, तो इससे आपको पता चल गया कि ए का ऑप्शन है 2, बी का ऑप्शन है 1, सी का ऑप्शन आपके पास सी है कोवलेंट, तो सी का ऑप्शन है 3, और डी का ऑप्शन है आपके पास 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2016 पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है कि स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से आपको क्या बताना है, नीचे है पिक द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट्स का पता लगाना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट है फॉर अ रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली द फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। तो डेल्टा जी है जो फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए।
तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जो जी है जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट आपकी ठीक है, स्टेटमेंट ए जो है ठीक है। स्टेटमेंट बी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट इज प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सही बात है कि जब भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी मॉलिक्यूल्स में गैसियस स्टेट में, तो अलग अलग चार्जेस रहेंगे गैसियस स्टेट में, ठीक है। कुछ हाइड्रोजन लूज करेंगे, कुछ गेन करेंगे, तो उनके ऊपर क्या रहेगा, बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगी। तो सही बात है, और स्टेटमेंट बी इज ट्रू। स्टेटमेंट सी क्या है, बाय by knowing the bond energies it is possible to determine whether the bond is covalent or hydrogen bond। अगर हमको बॉन्ड एनर्जीज पता होगी, तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली हमें क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है। क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है ऑफ बॉन्ड, ठीक है। by knowing the bond energies it is possible to determine whether the bond is covalent or hydrogen। नहीं जी, जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमें स्ट्रेंथ बताती है, उसका नेचर नहीं बताती कि बॉन्ड का नेचर क्या होगा। तो स्टेटमेंट सी जो है गलत है। स्टेटमेंट डी हमारे पास है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन फोल्डर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। नहीं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी कोई ग्लोबुलर प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है तो उसका कोर के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज कोर में प्रोटीन के, ठीक है। और बाहर की तरफ कौन से ज्यादा होंगे, जो कि वाटर में घुल सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक वाले अमाइनो एसिड्स। तो इसकी वजह से ही ये थर्मोडायनेमिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर अटेन करता है जिसमें अंदर की तरफ कोर की तरफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये तो उल्टा बोल रहा है कि नॉट इंपॉर्टेंट बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो गलत स्टेटमेंट कौन से हो गए, सी और डी हो गए। तो गलत स्टेटमेंट हमें पूछा है तो सी और डी तो है गलत स्टेटमेंट। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 3 सी और डी स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि जून 2016 पार्ट बी में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है कि प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स दैट स्टेबलाइज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शंस है फॉस्फोलिपिड्स में, फॉस्फोलिपिड्स जो कि मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि स्टेबलाइज करते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो कौन कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं। तो इसमें से ऑप्शन 1 है हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कोवलेंट इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हमने होते हैं, पोलर ग्रुप जो है, जो लिपिड का पोलर ग्रुप है वो बाहर वाटर एक्वस एनवायरनमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन कोवलेंट इंटरेक्शन तो कोई मेजॉरिटी रोल इतना प्ले नहीं करती। वंडरवॉल एंड आयनिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल तो बहुत ही वीक है, ये तो हमने पढ़ी नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में केस में, ना ही आयनिक इंटरेक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तो जो ये हेड है मेम्ब्रेन के, पोलर हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये पोलर हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। तो हाइड्रोफोबिक टेल में ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये भी बात ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये आपका पोलर हेड किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बाहर किसी प्रोटीन के साथ या किसी एक्वस एनवायरनमेंट वाटर के साथ तो कर ही रहा है, किसी प्रोटीन के साथ भी कर सकता है, पेरिफेरल प्रोटीन के साथ। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जी नहीं होती, जो भी आप हाइड्रोफोबिक टेल से इनके बीच में को आपस में कोवलेंटली इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस तो है पर कोवलेंट यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आया है जून 2025 पार्ट बी में। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज करेक्ट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और वाटर की प्रॉपर्टीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। तो इसमें से काफी इजी क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 है द ऑक्सीजन एटम इन वाटर। जो वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है विद अ HOH एंगल ऑफ कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 109.5 डिग्री का, ठीक है। नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है 109.5 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन वाटर के केस में नहीं होता, जो हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन 1 है गलत। ऑप्शन 2 है जो आपके पास है, द ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज sp2 हाइब्रिडाइज। जो ऑक्सीजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है विद अ HOH, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंगल ऑफ 120 तो बिल्कुल नहीं होता, ये तो लीनियर किस तरफ जा रहा है, नहीं 120 तो गलत हो गया। ऑप्शन 3 है, तो ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज sp3 हाइब्रिडाइज, सही बात है, विद देन बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5, सही बात है, 104.5 बॉन्ड एंगल होता है। क्यों होता है इसको डिस्कस करेंगे।
इससे पहले हम ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इससे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है? ऑप्शन 4 है द ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज sp2 हाइब्रिडाइज। नहीं जी, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री तो नहीं होता। 120 डिग्री से कम बॉन्ड एंगल हो तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। जैसे आप इसका स्टेरिक नंबर काउंट करते हैं, स्टेरिक नंबर काउंट करते हैं, तो इसमें लोन पेयर कितने हैं? जो आपका एक्सेप्टर है उसमें है 2 लोन पेयर। और ये कितने बॉन्ड पेयर कितने कितने बॉन्ड बना रहा है? एच ओ एच, ये 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ओ कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसमें वाटर के केस में 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? 2। तो लोन पेयर जो आपको पता है कि लोन पेयर रिपल्शंस, लोन पेयर रिपल्शंस ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ठीक है, और सबसे वीक होती हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो इन्हीं रिपल्शन की वजह से जो ये बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो कितना शिफ्ट कर जाता है? 104.5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये पुश करते हैं ओ एच बॉन्ड को क्लोजर। ओ एच बॉन्ड्स आर पुश क्लोजर। ओ एच बॉन्ड्स आर पुश्ड क्लोजर ड्यू टू लोन पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिसंबर 2023 पार्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पूछ रहे हैं कि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एक रेंज है 200 से 500 किलो जूल पर मोल, दूसरी रेंज है 80 टू 150। ये तो बहुत कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से बहुत कम है। थर्ड है 600 टू 900। 900 भाई ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ है, ये भी बहुत कम है, 20 टू 70 किलो जूल पर मोल, इतनी भी नहीं होगी। ऑप्शन 1 और 3 में से हो सकता है, 3 तो बहुत हाई है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 1 में देख लीजिए, सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड सी, तो एक सिग्मा बॉन्ड है। और एक है आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, एक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो लगभग उसके उसकी जो कोवलेंट, उसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, जो सप्लाई करनी पड़ेगी हमें एक्सटर्नली, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सी और सी सिंगल बॉन्ड की जो कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, क्योंकि यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलरली ये नहीं बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हमें एक रेंज सेलेक्ट करनी है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 348 किलो जूल पर मोल के करीब होती है। जो सी एच की है, सी एच की लगभग 410 412 410 किलो जूल पर मोल के अराउंड होती है। और जो ओ एच, ओ सिंगल बॉन्ड एच है, उसकी सी एच की 410 है, और जो ओ एच है उसकी लगभग 463 या 460 किलो जूल पर मोल के बीच लाई करती है। तो सबसे अप्रोप्रिएट, इस रेंज को देखते हुए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास कौन सा आता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 पार्ट बी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। जो NaCl की सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेंजीन। व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट गवर्न्स दिस डिफरेंस। तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि इस डिफरेंस को गवर्न करती है? ठीक है, तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या लेना देना सॉल्युबिलिटी से? नहीं भाई जी, सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग तो हमने नहीं पढ़ा। विस्कोसिटी यानी कि घनत्व, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन 3 है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो कि हमने पढ़ा है एप्साइलम। तो एप्साइलम के ऊपर जो है सॉल्युबिलिटी है NaCl की डिपेंड करेगी। देखिए, क्योंकि सॉल्ट की बात कर रहे हैं, NaCl क्या है? सॉल्ट, तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना। एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है? सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी में, कि वाटर में और बेंजीन में। तो वाटर में ज्यादा है और बेंजीन में कम है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये एग्जैक्ट, ये राइट आंसर है। चौथा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे करेगा? बॉइलिंग पॉइंट भी गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या जाता है? करेक्ट आ जाता है। अब देखो NaCl है, NaCl को जब वाटर में ऐड करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। तो जो आपका वाटर है, वाटर का डी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन भी इसको बोलेंगे, वो लगभग 80 के करीब है। जो बेंजीन है, बेंजीन का बहुत कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लगभग 2.3 के करीब है।
तो बेसिकली जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो कितना रिड्यूस कर पाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को बिटवीन द चार्ज आयंस। जो चार्ज आयंस है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को, चार्ज आयन के बीच में, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को कितना कम कर पाता है, ठीक है, दैट इज एप्सिलॉन। ठीक है, अगर ये Na पॉजिटिव है इसको शील्ड कर देंगे वाटर के नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस तरफ फेस करेंगे, ठीक है, तो इसको शील्ड कर देंगे, और जो Cl नेगेटिव है उसको पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन वाटर में शील्ड कर देंगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, आपस में नहीं रहेगा, ये जल्दी जल्दी घुल जाएगा, ऐसे डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 पार्ट बी में क्वेश्चन आया है कि इन क्रिस्टलाइन NaCl हाउ मेनी क्लोराइड आयंस अराउंड ईच सोडियम आयन। तो हमने पिछले कल FCC स्ट्रक्चर यानी कि क्रिस्टलिटी स्ट्रक्चर पढ़ा था किसका, NaCl का। तो NaCl में हर एक Na पॉजिटिव को कितने 6 Cl क्या कर रहे थे, सराउंड कर रहे थे, और हर एक Cl नेगेटिव को कितने सराउंड कर रहे थे, 6 ही Na पॉजिटिव सराउंड कर रहे थे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6:6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आ जाता है 6:6। तो वैसे ही आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, डेट इज 6। यहाँ पे पूछ रहे हैं इन क्रिस्टलाइन NaCl हाउ मेनी क्लोराइड आयंस सराउंड ईच सोडियम आयन एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कल को एग्जामिनर इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले तो इसको आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे NaCl है, NaCl का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो लेकिन जो सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन बिलो आर द सम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कॉलम एक्स। कॉलम एक्स में हमें क्या दिएंगे, ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज देके रखी है, और कॉलम वाई में उसकी मैनिफेस्टेशंस है कि उनकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए जो है पॉलिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में चार्ज सेपरेशन, सॉल्वेशन, रेस्ट्रिक्शन और प्लेनिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कोई, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो क्या कर लेते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, और इनके साथ जो बॉन्डेड एटम है, इनके साथ बॉन्डेड एटम है, सपोज करो ए है, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, चार्ज सेपरेशन हो रही है। तो चार्ज सेपरेशन किसकी वजह से होगा, पॉलिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से। तो ए का राइट ऑप्शन, ए का क्या राइट ऑप्शन हो गया, 1। इसी तरह ऑप्शन 2 है आइसोलेटेड पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। तो पाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको बताइए कि पाई ऑर्बिटल्स जो है, पाई ऑर्बिटल्स जो है, ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स कब बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉर्म्ड, लिख लेते हैं, या फॉर्म्ड बाय द साइड वे ओवरलैप, फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैप, साइड वे ओवरलैप से बनते हैं। तो पाई ऑर्बिटल्स साइड वे ओवरलैप से बनते हैं, तो उसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है, आपने पढ़ा था, जो सिग्मा बॉन्ड है उनमें रोटेशन क्या रहती है, ज्यादा रहती है, लेकिन पाई बॉन्ड्स क्या हो जाता है, रोटेशन क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कॉज द रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो पाई ऑर्बिटल ओवरलैप इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। जो पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। तीसरा है एरोमेटिसिटी, अरोमासिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है किस में होती है, ये होती है आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जब वो होते हैं प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या रहते हैं वो, प्लेनर रहते हैं। तो एरोमेटिक जो सिस्टम है वो रिक्वायर द कॉन्टिन्यूस ओवरलैप, कॉन्टिन्यूस ऑर्बिटल ओवरलैप। तो उनको क्या चाहिए होता है, कॉन्टिन्यूस ऑर्बिटल्स का ओवरलैप चाहिए होता है, विच जनरली रिक्वायर्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तभी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ऑर्बिटल्स का ओवरलैप पॉसिबल होगा। तो उसकी वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, देवे हकल रूल फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी डी बी का ऑप्शन क्या आ जाता है हमारे पास, बी का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है आइसोलेटेड पाई ऑर्बिटल्स का रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 3। और वैसे ही हमारे पास सी का क्या ऑप्शन आ जाता है, सी का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4।
और डी का कौन सा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा और अपने लेक्चर्स में देखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा सॉल्वेशन। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कोई सॉल्ट है या कोई भी सॉल्ट है, वो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इनका सॉल्वेशन हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन उनकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वो शील्ड कर पाएंगे इन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को शील्ड कर पाएंगे, तो ये ज्यादा इनकी सॉल्वेशन रहेगी, डिसॉल्व स्टेट में रहेंगे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कम हो जाएगा तो सॉल्वेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा जो भी प्री वाईक्यू क्वेश्चंस थे, जो भी हमारे 3 लेक्चर कवर हुए हैं उनके बेस पे। यही प्री वाईक्यू जो होते हैं आपको सिलेक्शन तक लेके जाते हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर क्या पूछता है और किस तरह से पूछता है, और इनकी कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का बदल जाता है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म से, प्राइम लर्निंग से कुछ टॉपर्स हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है डिफरेंट वेरियस एग्जाम में, जैसे DHR, ICMR ब्रेड 2025, गेट एक्सेल, DBT बैट, JRF 2026। आप हमारे चैनल प्राइम लर्निंग की प्रीमियम मेंबरशिप भी यूट्यूब पे अवेल कर सकते हैं, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, इस पर आप ज्वाइन बटन दबा के हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से आपको क्या मिलेगा, मंथली क्लासेस के सभी PDFs मिलेंगे, और हमारी प्रीमियम मेंबरशिप की, चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन फी है 239। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जानकारी ले सकते हैं हमारी ICMR ब्रेड 2026 की मॉक टेस्ट सीरीज की। इसमें आपको पर वीक डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, हर एक प्रैक्टिस शीट में 50 क्वेश्चंस होंगे, जो भी पर डे के हिसाब से टॉपिक डिवाइड किए गए हैं। और जो फाइनल डे होगा दैट इज संडे, उसको आपको मिलेगा फुल वीक मॉक टेस्ट, जो भी ये टॉपिक कवर हुए हैं 50 DPVs में, इसके बेस पे आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा संडे वाले दिन। इसी तरह से ये हमारी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है मॉक टेस्ट सीरीज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। थैंक यू।